की जो कहानी है ये हरियाणा के यमुनानगर की है। यमुनानगर में 3 सदस्य का एक परिवार रहा करता था, जिसमें जो मुखिया थे सदस्य की, इनका नाम मीना था। मीना जी 57 ईयर्स की थी। जो इनका एक बेटा था उसकी एज लगभग 27 साल 27 ईयर्स की थी और उसका नाम राहुल था। और जो बेटी थी काजल, इसकी लगभग उम्र 29 साल के आसपास थी, 29 ईयर्स की थी। ये तीनों ही बहुत ही अच्छे से सुकून से इस घर में रहा करते थे। लेकिन 23 जून को अचानक से एक बहुत बड़ा हादसा इनके साथ होता है। होता ये है कि जो मीना जी की बेटी है काजल, ये घर से निकलती है और ये एक सेल्समैन का जॉब करती है किसी मोबाइल के दुकान में। घर से निकलती है और 10 बजे के आसपास ये निकली थी घर से। घर से जब ये निकलती है तो दोपहर 2 बजे इसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि इसके माँ के नंबर से था। माँ ने मैसेज किया था कि बेटी जब घर वापस आना तो जूस के पैकेट्स लेकर के आना। जब ये काजल मैसेज देखती है तो 2 बजे उसको मैसेज मिला था और 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के आसपास इसको घर वापस आना था। ये जूस का पैकेट खरीदती है और घर फिर वापस आ जाती है। बड़ी ही आराम से जो ज़िंदगी थी इनकी चल रही थी, जो सबके काम थे, दिनचर्या थे, वो बहुत ही आराम से डेली के जैसा था। लेकिन काजल जब जूस लेकर इस 23 जून को संडे के दिन घर आती तो काजल देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के अंदर जाती है और जैसे ही माँ को ढूंढने की कोशिश करती है, जूस को देने की कोशिश करती है, वैसे ही जैसे ही वो घर में पाँव रखती है, उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी चीखें निकल जाती है। घर के अंदर का कुछ मंजर ऐसा था कि उसका भाई राहुल फर्श पे पड़ा था, पास में ही उसकी माँ की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दोनों के गले पे और सर पे बहुत ही गहरे निशान पड़े हुए थे, जिससे वो लहू लुहान हो चुके थे और शायद वो दम तोड़ चुके थे। देखने के बाद काजल का दिमाग घूम जाता है, वो बहुत सदमे में आ जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है, जूस की थैली वहीं पे फेंक देती है और बाहर निकलती है डरी हुई, सहमी हुई और चिल्लाती हुई। पड़ोसियों को जब इस बारे में पता लगता है तो वो भी इकट्ठा होने लगते हैं। घर के मंजर को जब देखा जाता है तो हर कोई सहम जाता है। इन्हीं पड़ोसियों में से कोई एक सदस्य नज़दीकी पुलिस थाने पे फ़ोन करता है। सूचना जैसे ही पुलिस थाने पे अधिकारियों को मिलती है, तुरंत ही पुलिस की एक टीम मौके पे पहुंच जाती है। यमुनानगर के इस घर में आने के बाद जैसे ही पुलिस मुँह आईना करती है इस पूरे घर का, देखती है तो दोनों ही लाशें जो पड़ी थी इनको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पूरे घर का कुछ हाल ऐसा था कि सारे ही सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, जैसे कोई लूटपाट हुई हो। घर का एक ही सदस्य बचा था जो कि काजल थी। काजल से जब बयान लेने की कोशिश पुलिस कर रही थी तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी नहीं कि वो बयान दे सके। पुलिस ने उसको पूरा समय दिया और पुलिस अब छानबीन में लग जाती है। पहले पड़ोसियों से छानबीन की जाती है, पूछताछ किया जाता है, कुछ भी पता नहीं लगता है। उसके बाद काजल से जब पूछताछ की जाती है कि तुम कितने बजे घर से निकली थी, तो काजल का एक ही बयान था कि मैं 10 बजे घर से निकली थी और मैं 3 से 4 बजे के करीब घर वापस आई थी। माँ का मैसेज आया था कि जूस लेकर के आना है, वैसे ही मैं जूस लेकर के आई। मैंने घर में जब देखा तो कुछ ऐसा मंजर था। अब पुलिस सबसे पहले नज़दीकी जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसके फुटेज को खंगालने की कोशिश में जुट जाती है। पता लगता है कि इस घर में भी एक सीसीटीवी कैमरा है। जब उसे चेक किया जाता है तब पता लगता है कि संडे के दिन ये सीसीटीवी कैमरे में कोई भी फुटेज जो है वो कैप्चर ही नहीं हुई है। जब देखा जाता है तो कैमरा खराब नहीं होता है, लेकिन इसका जो मेन स्विच होता है ये बंद मिलता है। अब पुलिस का शक यहाँ से गहराता है कि स्विच कौन बंद कर सकता है, घर का ही कोई सदस्य होगा। लेकिन बहरहाल इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए पुलिस और भी पुख्ता सबूत की जांच पड़ताल में लग जाती है और इस घर से बाहर जितने भी कैमरे लगे हुए थे, जो रास्ते में लगे थे, आस पड़ोस के लोगों के घरों में लगे थे, उन सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालने का निर्णय लेती है। इसके बाद जो सीसीटीवी एक कैमरा इसके रास्ते में ही जो काजल का घर था लगा हुआ था, जहाँ की फुटेज इतनी क्लियर तो नहीं थी, लेकिन काजल के घर के गेट तक कौन आता जाता है, कौन सदस्य इसके बाहर आ जा रहा है, सब कुछ उसमें कैप्चर हो चुका था। पुलिस जब इस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो देखती है कि 2 से 4 बजे के बीच में इस घर में ना ही किसी की एंट्री हुई है, काजल के अलावा ना ही कोई इस घर से बाहर गया है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर सकता है और अब निर्णय लेती है पुलिस कि ये जो फुटेज है 2 से 4 बजे का, इसके पीछे की जितनी भी फुटेज हैं वो सारी अब चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस अब अर्ली मॉर्निंग से ही इस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है।
सुबह 6 बजे से जब पुलिस देखना शुरू करती है कि इस घर में कोई आया है या गया है या नहीं, तो 7 बजे एक लड़का अनजाना इस घर में आ रहा था, ऐसा कैमरे में दिखाई देता है। ये लड़का घर के अंदर तो गया था, आधे घंटे तक घर में भी रुका था और उसके बाद ही इसके हाथ में कोई थैली थी जब ये बाहर आ रहा था। लगभग 7:30 बजे का समय सुबह का हो रहा था। और भी थोड़ा डिटेल में इस कैमरे के सीसीटीवी को जब खंगालती है पुलिस, तो 8 बजे के लगभग काजल भी इस घर से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद ना ही काजल इस घर में गई थी, लगभग 4 बजे के आसपास ही वो लास्ट टाइम इस घर में एंटर करती है, और ना ही वो 10 बजे के आसपास इस घर से बाहर गई थी, जैसा कि काजल बयान दे रही थी। अब पुलिस वाले फिर से काजल से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आप कितने बजे घर से बाहर गए थे। इधर काजल से पूछताछ हो रही थी, काजल बार बार डिनाई करती है कि मैं 10 बजे ही गई थी घर से बाहर, और इधर पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली लिखा होता है कि जो डेथ टाइम है इन दोनों बॉडीज़ का, ये अर्ली इन द मॉर्निंग का है, लगभग 8 से 10 बजे के आसपास का ये डेथ टाइम इसमें बॉडी का है। अब पुलिस का जो शक था वो और भी गहरा जाता है। काजल से लगातार पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन काजल मुंह नहीं खोलती है। अब इधर वो जो लड़का था जो 7 बजे काजल के घर में गया था, इसकी भी पहचान हो जाती है, और ये इसी का ममेरा भाई निकलता है, यानी काजल का ही मामा का लड़का होता है, जिसका नाम क्रिश होता है। अब इस लड़के को भी उठाया जाता है, पुलिस थाने लाया जाता है, इससे भी पूछताछ की जाती है। क्रिश से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब एक नई कहानी खुलकर सामने आती है। पता लगता है कि क्रिश मामा का लड़का है काजल के, और घर में एक पारिवारिक विवाद हो रही थी जो कि ज़मीन जायदाद को लेकर के हो रही थी। यानी काजल की माँ, उसकी मौसी और मामा के बीच में कोई पुश्तैनी ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा था। ऐसे में जो काजल है वो अपने मामा के लड़कों से मिलती है, और काजल को अपनी माँ और अपने भाई से बस यही दुश्मनी थी। काजल की ये कहानी थी कि जब वो छोटी सी थी, उसके भाई के और उसके बीच में ज़्यादा एज का गैप नहीं था। दोनों की परवरिश काफ़ी अच्छे से हुई थी और सामान्य रूप से की गई थी। बचपन से ही काजल को लड़कों के जैसे कपड़े पहनने का, लड़कों के जैसे चलने फिरने का, घूमने का, दोस्त बनाने का शौक़ हुआ करता था। उसकी परवरिश बिल्कुल लड़कों के जैसी ही हुई थी, इस वजह से वो ऐसे ही बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी हो जाती है और फिर भी वो अपने रंग ढंग को बदलती नहीं है, लड़कों के जैसे ही वो घूमती फिरती है, दोस्ती यारी करती रहती है। तो उसकी माँ को बस ये आपत्ति थी कि अब काजल बड़ी हो चुकी है और उसे ऐसे इस ढंग से आगे की ज़िंदगी कैसे उसकी चलेगी, इस ढंग से उसे शायद नहीं आगे जीना चाहिए, उसे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। काजल की माँ जब इस तरह से आपत्ति जताती है तो काजल के मन में थोड़े बहुत गुस्से तो माँ को लेकर के थे ही, लेकिन गुस्सा तब ज़्यादा गहरा जाता है जब काजल एक लड़के से अपने भाई की शादी कराती है। शादी के बाद काजल के अपने भाभी से ही संबंध कुछ अलग तरीके से थे, जिसकी वजह से भाई से उसकी भाभी का रिश्ता टूट जाता है। ले दे के कुछ दिन बाद एक दूसरी लड़की ढूंढी जाती है और उसके भाई की फिर से शादी कराई जाती है। दूसरी लड़की भी जब इस घर में आती है, उसे भी इस घर का माहौल बहुत ही अलग लगता है, और काजल का स्पेशली बिहेव काफ़ी अलग था। अब इसके बाद वो रिश्ता भी टूट जाता है। अब माँ और भाई दोनों ही काजल के खिलाफ हो जाते हैं, और समय समय पर उससे बाती झगड़े लड़ाई होते ही रहते। इस चक्कर में काजल ने अपने माँ और भाई से बात करना भी बंद कर दिया, उनके साथ रहना भी बंद कर दिया। अब वो घर के ऊपरी महले पे एक कमरे में जाकर शिफ्ट हो जाती है और रहना शुरू कर देती है। उसे पता था कि अब माँ और भाई से पीछा छुड़ाना है तो शायद उन्हें मारना ही पड़ेगा। वो इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है अपने माँ भाई से कि वो उन्हें मारने का निर्णय ले लेती है। अब उसे ये पता था कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती है। उसे ये भी मालूम था कि घर में पारिवारिक विवाद चल रहा है। वो अब अपने मामा के लड़कों के पास जाती। जो मामा का पहला लड़का था, इसका नाम ईशान होता है और छोटे भाई का नाम क्रिश होता है। इन दोनों के पास जाकर के वो कहती है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे सकती हूँ, अपना घर भी तुम्हारे नाम कर सकती हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें 2 लोगों को मारना होगा। इन 2 लोगों के बारे में जब वो सुनते हैं कि एक उसी की माँ और उसी के भाई की वो बात कर रही है, तब इनमें से जो बड़ा भाई था ईशान, वो सहम जाता है, वो इस काम के लिए मना कर देता है। लेकिन जो छोटा भाई क्रिश होता है वो काजल की बातों में आ जाता है, और दोनों प्लान कर बैठते हैं कि 23 जून को इस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। ईशान को पूरी जानकारी थी इन दोनों के प्लानिंग के बारे में, लेकिन वो इनका साथ नहीं दे रहा था। इधर क्रिश और काजल दोनों ही 23 जून का समय तय कर चुके थे। सुबह
क्रिश घर में दाखिल होता है काजल के 7 बजे। और जब ये घर में आता है तब काजल देखती है, काजल भी क्योंकि प्लानिंग में हिस्सेदार थी, इस प्लानिंग का हिस्सा थी, मास्टरमाइंड थी, तो काजल ने पूरा नज़र रखा हुआ था। जब घर में 7 बजे की सुबह हुई थी, इस समय उसका भाई राहुल सेविंग कर रहा था। सेविंग करते हुए जब काजल अपने भाई को देख लेती है तब इधर क्रिश को इशारा करती है उसके माँ के रूम में आने के लिए। जब ये दोनों उसके माँ के रूम में पहुँचते, माँ कुछ काम कर रही थी, तुरंत ही काजल माँ के पास जाती है और मोबाइल के चार्जर के केबल से उसके गले को घोंटना शुरू कर देती है। जब वो गले को घोंटती रहती है, माँ का दम उखड़ जाता है, निकल जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वो चीखती भी है। इधर राहुल तक जब आवाज़ पहुँचती है उसकी माँ की, राहुल भी अपने सेविंग को छोड़ करके तुरंत माँ के पास पहुँचता है। और जब क्रिश देखता है कि राहुल भी इस रूम में आ गया है उसकी माँ की, मीना जी की, तब क्रिश जोर का एक हमला राहुल के सर पे करता है और फिर दोनों मिलकर फिर इसी चार्जर के केबल से राहुल का भी गला घोंट देते। हत्या करने के बाद क्रिश फिर घर से बाहर चला जाता है और इधर काजल कुछ समय घर में ही रुकती है। घर की हालत को कुछ इस तरह से करने की कोशिश करती है कि घर में लूटपाट भी हुई थी, शायद ये पुलिस को गुमराह करने का एक तरीका था। इसके बाद जितने भी गहने थे वो सारे ही इकट्ठा करती है, सारे ही गहने इकट्ठा करके अपने साथ ले जाती है और स्कूटी के डिक्की में डाल देती है। जब ये कहानी सामने आती है तो तुरंत ही काजल को अरेस्ट कर लिया जाता है, इधर क्रिश को भी अरेस्ट किया जाता है और उसके भाई को, जो बड़ा भाई था मेरा भाई, इसे भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसे प्लानिंग का पूरा पता था, इसलिए वो पूरे तरह से शांत भी इस क्राइम में भागीदार था। अगर उसे पता था इस बारे में तो वो अपनी जा करके काजल की माँ को बता सकता था, उसके भाई को बचा सकता था और साथ ही साथ वो चाहता तो इस काजल को भी गलत करने से रोक सकता था। अब तीनों ही जेल में बंद हैं, ना ही इन्हें इनकी प्रॉपर्टी मिल पाएगी। काजल की जो मंशा थी कि माँ उसे रोक टोक करती है, लड़कों के जैसे क्यों नहीं जीने देती है, अब इसको रोक टोक करने वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसे देखने वाला भी अब कोई भी नहीं है। तो जब कोई लालच करता है तो लालच का अंजाम हमेशा ही गलत ही होता है और लालच बुरी बला है, ऐसी एक कहावत भी है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आज की कहानी इतनी ही तक है। अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक दोस्तों अपना रखिएगा पूरा ध्यान। थैंक यू।